हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर चैनल द इटालियन डायरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको अगर एडमिशन लेटर मिल चुका है इटालियन किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आगे आपको क्या करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जब एडमिशन लेटर मिल गया है तो पहली चीज़ आप सोचेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कंडीशनल ऑफर लेटर, तो क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या मुझे कुछ और स्टेप करना है? तो नहीं, कंडीशनल ऑफर लेटर रहेगा ही रहेगा वो, क्योंकि अभी भी आपको यूनिवर्सिटी में एक फाइनल इनरोलमेंट करना है, दैट इज़ कि आप फाइनल स्टूडेंट हो उस यूनिवर्सिटी के। ओके, एंड उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स अपना वीज़ा और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपके जो आपकी कंट्री में है वो बेसिकली एक तरह से ट्रांसलेट होता है एक्सप्लेन करने के लिए एज पर द इटालियन एजुकेशन सिस्टम कि आपका जो डॉक्यूमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो वैलिड है कि नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई आपके एडमिशन लेटर में मेंशन रहता है कि कंडीशनल ऑफर लेटर है या एडमिशन लेटर है। ओके, सो अब आपके पास एडमिशन लेटर आ गया है तो पहली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको करना है प्री इनरोलमेंट। प्री इनरोलमेंट क्या है? तो अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, इटली में आने के लिए आप बिना वीज़ा के आ नहीं सकते हो, तो फिर आपको प्री इनरोलमेंट करना पड़ेगा universeitaly.it पे। ओके, मैंने ऑलरेडी रिसेंटली वीडियो बनाया हुआ है प्री इनरोलमेंट पे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, प्री इनरोलमेंट बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि एक बार आपने अगर प्री इनरोलमेंट कर लिया है फिर उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, अब कब डेडलाइंस रहेंगी? तो इस बार यूनिवर्सिटीज़ ने सब ने अपना अपना डेडलाइंस रखा हुआ है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने फोर्थ सिलेक्शन राउंड, सेकंड सिलेक्शन राउंड का भी सेपरेट प्री इनरोलमेंट का डेडलाइन है वो रखा हुआ है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या स्पेसिफिक आपकी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन है। ओके, जैसे ही आप प्री इनरोलमेंट करते हो वैसे ही आपका प्री इनरोलमेंट वेरीफाई करती है यूनिवर्सिटी, और आपके एम्बेसी को भी पता चल जाता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया था और आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो प्री इनरोलमेंट आपने कर लिया, अब आपको ध्यान देना है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपको प्रिपेयर करना है क्या? आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपने आपको डिग्री को सबसे पहले आपको HRD कराना है, उसके बाद आप कराएंगे एपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, जो भी आपकी कंट्री में होगा। ओके, आफ्टर दैट आपको ट्रांसलेट करना है इटालियन लैंग्वेज में अपनी डिग्री, अपनी ट्रांसक्रिप्ट को, दोनों चीज़ों को। ओके, ट्रांसक्रिप्ट भी और डिग्री भी। देन फाइनली आपको इटालियन काउंसुलेट से बनवाना है DOV, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, दैट इज चीमिया। चीमिया की सर्विस फिर से स्टार्ट हो चुकी है, उनकी वेबसाइट भी जो है वो नई बनी हुई है, और उसमें आप अपनी जब कंट्री मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं चीमिया का सर्टिफिकेशन लेने के लिए, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी लेने के लिए। ओके, नाउ अब ये भी हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ये दोनों लेना पड़े। तो अगर दोनों लेना पड़ेगा तो आपको 300 यूरोज देने पड़ेंगे। सिर्फ अगर कंपैरेबिलिटी लेना है तो फिर आपको 150 यूरोज देना पड़ेगा। तो इसका टोटल कॉस्ट आता है आपका 300 यूरोज। अगर दोनों लेना है तो एक लेना है तो 150 यूरो कॉस्ट आएगा। ओके, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या लेना है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू चाहिए या फिर आपको चीमिया चाहिए। दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब आ जाता है आपका स्कॉलरशिप। जैसा कि आपको पता है कि इटली में एक फ्री एजुकेशन है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो उसकी कॉल ओपन होती है जून और जुलाई में। तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से ही बनवा लेने चाहिए। ओके, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स में क्या डॉक्यूमेंट? सबसे पहला होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आपके सारे फैमिली मेम्बर्स की इनकम मेंशन होती है। फिर आ जाता है आपका फैमिली कॉम्पोजिशन सर्टिफिकेट। इसमें मेंशन होता है कि स्टूडेंट के फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, उनसे उसका क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या डेट ऑफ बर्थ है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, ये चीज़ें भी मेंशन रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फैमिली कॉम्पोजिशन और फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट दोनों एक में ही बनवा सकते हैं। ओके, एक ही सर्टिफिकेट में दोनों चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएगी। सेकेंड आ जाता है आपका अब प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या बताएगा कि आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, लाइक आप एज अ रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या आपकी वो खुद की प्रॉपर्टी है। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप मेंशन करेंगे कितने स्क्वायर मीटर्स में वो प्रॉपर्टी है, और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप मेंशन करेंगे हमारी किसी भी मेंबर्स के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हम रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और हम इतना रेंट दे रहे हैं। ओके, लास्ट डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है बैंक सर्टिफिकेट, जो आपको बैंक से लेना होता है ना, सो दैट वो आपको बताएं कि साल के इस एंड में आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे। ओके, अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे 3 या 4, अगर आप फैमिली कॉम्पोजिशन या इनकम एक ही में बनवा लेते हो, 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये आपको या तो लास्ट ईयर के लेने होंगे या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर के लेने होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको अपनी स्कॉलरशिप का आपको जो कॉल होता है, हर स्कॉलरशिप का एक कॉल होता है जब सारी डिटेल्स रखी रहती है स्कॉलरशिप के बारे में, उस स्कॉलरशिप के कॉल में आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से साल के बनवाने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने जैसे बना लिया घर पे वर्ड पे, ओके, ये इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ता है, दैट इज़ पहले रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार से आपको सिग्नेचर स्टैम्प करवाना पड़ता है। देन आपको अगेन इसमें एपोस्टाइल करवाना पड़ता है। एपोस्टाइल के बाद ट्रांसलेट होता है इटालियन लैंग्वेज में, और फिर एंड में आपका इटालियन कॉन्सुलेट से लीगलाइज होता है। अब
जो इंडिया है, जैसे इंडिया कंट्री है, इवन पाकिस्तान है, वो आती है हेग कन्वेंशन के अंदर। ओके, तो आपको एपोस्टाइल ही सफिशिएंट होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी जो स्कॉलरशिप बॉडी है यहाँ पे वो आपको कहेंगी कि ट्रांसलेशन जो है उसको लीगलाइज करवाओ, है ना, क्योंकि आप जो आप ट्रांसलेशन करवाते हो इटालियन लैंग्वेज में वो आप एपोस्टाइल के बाद करवाते हो। ओके, सो या तो वो कहेंगे फिर से एपोस्टाइल करवाओ उसको, तो बेटर ये है कि फॉर सेफ जोन आप लीगलाइज करवा ही लो। ओके, तो पहला हो गया आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, सेकंड हो गया आपको स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, अब आ जाता है एकोमोडेशन का। ओके, सो एकोमोडेशन आप बोलेंगे कि हम तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमें एकोमोडेशन मिलेगा, लेकिन एकोमोडेशन आपको ईजिली इतनी जल्दी नहीं पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई किया स्कॉलरशिप का, कल आपको एकोमोडेशन मिल गया। एकोमोडेशन के लिए भी लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट निकलेगी, सेकंड निकलेगी, और एकोमोडेशन अगर आपको मिल भी गई, स्कॉलरशिप मिल भी गई, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो बेड है तुरंत अलॉट किया जाए। बेड आपको हो सकता है लेट अलॉट किया जाए, आपको दिसंबर, नवंबर, जनवरी लग जाए, फरवरी हो जाए। तो इसीलिए हमेशा जो एकोमोडेशन है वो आपको बुक कर लेना चाहिए। अभी हमें पता है कि हर जगह, ना ही इटली में, बहुत सारी कंट्रीज़ में एकोमोडेशन से रिलेटेड क्राइसिस है, राइट, ईजिली नहीं मिलता एकोमोडेशन स्टूडेंट्स को। तो इसलिए एकोमोडेशन आप जुलाई में या फिर आप अगस्त में अपना पहले से ही बुक कर लीजिए। वेट मत करो एकदम एंड का कि कल मेरा वीज़ा है, परसों मेरा वीज़ा और आज मैं एकोमोडेशन बुक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, एकोमोडेशन के लिए आप बुक कर सकते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट सबसे ज़्यादा मुझे लगती है वो है दैट इज़ housinganywhere.com। housinganywhere.com में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको यूज़ करना पड़ेगा लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे प्रोफाइल बनाइएगा और आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा। ओके, सो यस, ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। अब लास्ट आता है अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट। आप बोलोगे वीज़ा के बारे में तो बताया ही नहीं, क्योंकि वीज़ा डॉक्यूमेंट ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से बता रही आ रही हूँ अपनी वीडियो में कि पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दो, फिनेंशियल पार्ट वाला। ओके, बाकी चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ, बट फिनेंशियल पार्ट जो है वो पहले से ही करना स्टार्ट कर दो। फिनेंशियल पार्ट क्या, कि अपने बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है आपको जो दिखाना है वीज़ा के लिए, दैट इज़ 6,000 यूरो ईच ईयर, वो मेंटेन करना स्टार्ट करो। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर 12,000 यूरो दिखाना है, बैचलर्स के हैं तो 18,000 यूरो, और अगर मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए आ रहे हो तो फिर 36,000 यूरो आपको शो करना है। अब ये जो अमाउंट है ये ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द टाइम ऑफ 6 मंथ पीरियड पूरे टाइम आपका पूरा मेंटेन होना चाहिए। ये अमाउंट टोटल होना चाहिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज आपके अकाउंट में 1 लाख है और कल से आपके अकाउंट में 12 लाख हो गए, फिर 15 लाख हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए मेंटेन करने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, और ऑफकोर्स सोर्स भी देखो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसका भी प्रूफ रखो, क्योंकि ऑफकोर्स वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेंगे कि आपकी इनकम जो है आपकी स्पॉन्सर की वो सालाना 50,000 या 1 लाख है, तो आपके अकाउंट में 5 लाख 6 लाख हर महीने कहाँ से आ रहे हैं। ओके, सो अमाउंट दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन अमाउंट का प्रूफ दिखाना भी ज़रूरी है कि वो अमाउंट कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी चाहिए आफ्टर रिसीविंग योर एडमिशन लेटर। एक बार रिव्यू करते हैं क्या क्या चीज़ें। पहला प्री इनरोलमेंट, सेकंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, थर्ड स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स, और फोर्थ आपका हो गया वीज़ा का डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट विल बी योर एकोमोडेशन। ओके, so yeah, that's it for today guys. So don't forget to follow me on my Instagram account travel with Meg, and you can also book session with me, 1-to-1 session आप मुझसे ले सकते हैं। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं CV रिव्यू करवाने में या बनवाने में, या मोटिवेशन लेटर रिव्यू करवाने में या बनवाने में। सब चीज़ों के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, एकोमोडेशन से रिलेटेड, आप जो भी क्वेश्चन है उसमें पूछ सकते हो। So thank you so much for watching the Italian Diaries. Till the time, bye bye, ciao ciao.